हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। मुझे टाइम टू टाइम बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आते रहते हैं, खास तौर पे कमेंट सेक्शन में कि मेरा ग्रह प्लेस्ड है या एक ग्रह फला भाव में प्लेस्ड है, ये एस्पेक्ट्स उस पे है, क्या ये मुझे अच्छे नतीजे देगा या नहीं। तो अब एस्पेक्ट्स के नजरिए से मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं। हालांकि मैं ये देखता हूं कि कुछ सवाल बार बार पूछे जाते हैं उन लोगों से भी जिन्होंने वो वीडियो देखे हैं जहां मैंने एस्पेक्ट्स पे बात की है। आज मैं इसको एक और होलिस्टिक अप्रोच बना रहा हूं कि आप अपनी कुंडली में एस्पेक्ट्स को कैसे देखो, आप उनको कैसे इंटरप्रेट कर पाओ और एस्पेक्ट्स आपकी कुंडली में कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले एस्पेक्ट्स किसी ग्रह के प्रभाव का एक अहम कंपोनेंट होते हैं कुंडली में। ग्रह असर डालते हैं अपने स्वामित्व की वजह से कि वो किन भावों के मालिक है, और ये भी कि वो किन भावों पे एस्पेक्ट डालते हैं और किन भावों को वो कॉम्बाइन कर रहे हैं उन भावों में मौजूद ग्रहों के साथ योगों के जरिए। तो अगर दो ग्रह किसी योग में है और ग्रह उस भाव पे एस्पेक्ट नहीं डाल रहा और वो ग्रह उस भाव का मालिक भी नहीं है, फिर भी क्योंकि वो उस भाव में मौजूद किसी ग्रह के साथ योग में है, तो वो ग्रह उस भाव के नतीजे भी देगा। तो इस तरह से आप हद तक ये भी कह सकते हैं कि एस्पेक्ट्स भी तब रोल अदा करते हैं जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ योग में हो। हालांकि इसे बिल्कुल एस्पेक्ट नहीं कहा जाता। तो एस्पेक्ट्स दरअसल वो फजीलत है किसी ग्रह की कि वो अपना असर डाल सके या दृष्टि डाले, जैसा कि श्लोकों में कहा जाता है, जिससे वो देख पाता है, यानी एस्पेक्ट को ऐसे बयान किया जाता है। तो हर ग्रह के सिंपल एस्पेक्ट्स होते हैं। सातवां अपने आप को, यानी सब ग्रहों को अपने आप से सातवां एस्पेक्ट होता है। हालांकि कुछ ग्रहों के स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अब सूरज, चंद्रमा, बुध और शुक्र का केवल सातवां एस्पेक्ट होता है, जबकि शनि, गुरु और मंगल के स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं। मंगल का चौथा एस्पेक्ट, सातवां एस्पेक्ट और आठवां एस्पेक्ट होता है। शनि का तीसरा एस्पेक्ट, सातवां एस्पेक्ट और 10वां एस्पेक्ट होता है, जबकि गुरु का 5वां एस्पेक्ट, 7वां एस्पेक्ट और 9वां एस्पेक्ट होता है। हर ग्रह के हर एस्पेक्ट का अलग मतलब होता है, एक खास मतलब। मैंने मंगल के चौथे, 7वें और 8वें एस्पेक्ट के मायने पे वीडियो किए हैं, शनि के तीसरे, 7वें और 10वें एस्पेक्ट पे, साथ ही गुरु के 5वें, 7वें और 9वें एस्पेक्ट पे भी। तो कृपया उन वीडियो को देखें उस खास ग्रह के एस्पेक्ट को और समझने के लिए और कि वो कैसे मैनिफेस्ट होना चाहिए। अब राहु और केतु की बात करें, उनका कोई ताकतवर सातवां एस्पेक्ट नहीं होता, वो एक दूसरे के सातवें एक्सिस में होते हैं, तो वो असर देखा जाता है ना कि एक एक्सिस का, बल्कि राहु और केतु के सातवें एस्पेक्ट के असर से बेहतर। तो ये बहुत ही बुनियादी लेवल पे है कि ज्योतिष में एस्पेक्ट्स का क्या मतलब होता है। अब आते हैं असल बात पे। सबसे पहले और सबसे जरूरी, अगर आप शनि के एस्पेक्ट को देख रहे हैं तो शनि का तीसरा, 7वां और 10वां एस्पेक्ट असर में होंगे, और ये 100% एस्पेक्ट्स होते हैं। साथ ही ग्रह 1/4, आधा और 3/4 एस्पेक्ट भी देते हैं। वो एस्पेक्ट्स भी बताए गए हैं, हालांकि वो उतने ताकतवर नहीं होते और वो उतनी जोरदार तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होते जितना कि ग्रह के नेचुरल एस्पेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हम बात कर रहे हैं शनि के तीसरे, 7वें और 10वें एस्पेक्ट की, जो 100% एस्पेक्ट्स है। तो ये एक अहम बात है। ग्रहों के दूसरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन अहम एस्पेक्ट्स या सबसे ताकतवर एस्पेक्ट्स वो नेचुरल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका श्लोकों में जिक्र है, जैसे शनि का तीसरा, 7वां और 10वां, या गुरु का 5वां, 7वां और 9वां। ये बात जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात, नवांश में ग्रह एक दूसरे पे एस्पेक्ट नहीं डालते। मिसाल के तौर पे अगर गुरु लग्न में है और शनि दूसरे भाव में, तो यहाँ पर वो कोई एस्पेक्ट शेयर नहीं कर रहे। हालांकि अगर पहले भाव में गुरु नवांश में मेष राशि में है, जबकि दूसरे भाव में शनि नवांश में तुला राशि में दिख रहा है, तो नवांश में वो एक दूसरे पे एस्पेक्ट डालते हुए दिखेंगे। अब अगर आप नवांश में भावों को देखोगे
तो आप ये भी कहोगे, अरे गुरु शनि पे एस्पेक्ट डाल रहा है और शनि गुरु पे एस्पेक्ट डाल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मेष लग्न है तो नवांश में गुरु मेष राशि के पहले भाव में है और शनि 7वें भाव में तुला राशि में। तो फिर अगर आप नवांश में भाव गिनोगे तो आप कहोगे कि गुरु और शनि एक दूसरे पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं। हालांकि लग्न चार्ट में वो एक दूसरे से सटे हुए भावों में हैं जहां कोई एस्पेक्ट नहीं होता। तो लग्न चार्ट में अगर वो एक दूसरे पे एस्पेक्ट नहीं डाल रहे तो क्या आप नवांश में एस्पेक्ट को मानोगे? नहीं, आप नवांश में एस्पेक्ट नहीं मानोगे। आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं जिनमें बात की गई है कि नवांश को कैसे ना देखा जाए, जो आपको इस बारे में और डिटेल्स देंगे। तो नवांश चार्ट में आप एस्पेक्ट्स नहीं देखते, आप योग और दोष नहीं देखते। अब आगे बढ़ते हैं एस्पेक्ट्स पे। एक मित्र ग्रह का दूसरे मित्र ग्रह पे एस्पेक्ट या दो ग्रह जो आपस में मित्र हैं वो बेहतर नतीजे देते हैं। जो ग्रह एक दूसरे से सम न्यूट्रल होते हैं उनके एस्पेक्ट या तो न्यूट्रल नतीजे देते हैं या अच्छे नतीजे। अगर जिन साइंस में हम बैठे हैं वो भी आपस में मित्र राशियां हैं या फायदेमंद राशियां हैं। हालांकि अगर एक ग्रह दूसरे ग्रह से शत्रुता रखता है और उस पे एस्पेक्ट डाल रहा है तो उस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा में दूसरे ग्रह के मामले में चुनौतियां देखने को मिलेंगी। अगर दो ग्रह कोई योग या दशा बना रहे हैं तो जिस ग्रह की दशा चल रही है अगर वो दूसरे ग्रह पे एस्पेक्ट डाल रहा है तो वो और भी जोरदार तरीके से एक्टिवेट होगी, क्योंकि ना केवल योग बना है बल्कि एस्पेक्ट भी है। जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है अगर वो किसी दूसरे ग्रह पे एस्पेक्ट डाल रहा है जो उसका शत्रु है तो उस दूसरे भाव के बारे में चुनौतियां आएंगी जिस भाव पे वो एस्पेक्ट डाल रहा है। अगर उस भाव में कोई ग्रह नहीं है जिस पे दशा वाला ग्रह एस्पेक्ट डाल रहा है तो चुनौतियां कम हो जाती हैं या इतनी चुनौतियां नहीं होंगी, लेकिन वो दूसरा भाव भी एक्टिवेट हो जाता है उस पे पड़े एस्पेक्ट और उसकी दशा चलने की वजह से। हालांकि अगर ग्रह एस्पेक्ट डाल रहा है किसी ऐसे ग्रह पे जो उसका शत्रु है, मिसाल के तौर पे मंगल बुध पे एस्पेक्ट डाल रहा है 7वां अपने आप को, तो कम्युनिकेशन में दिक्कतें आएंगी क्योंकि मंगल बुध पे एस्पेक्ट डाल रहा है। कम्युनिकेशन में चुनौतियां होंगी, आपके सिचुएशन को एनालाइज करने के तरीके में भी चुनौतियां हो सकती हैं। तो एक को बहुत ध्यान रखना है इस बात का, इसे जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर दो ग्रह एक दूसरे पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं या कोई योग बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे गुरु और चंद्रमा अपने अपने 7वें एस्पेक्ट से एक दूसरे पे एस्पेक्ट डालकर योग बना रहे हैं, तो गुरु की दशा और अंतर्दशा में वो एस्पेक्ट भी एक्टिवेट होगा और योग भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो ना केवल एस्पेक्ट में है बल्कि योग भी बना रहे हैं। तो जिस भाव में चंद्रमा है उस भाव के बारे में अच्छे नतीजे भी आएंगे और फायदेमंद नतीजे भी आएंगे, क्योंकि उसमें चंद्रमा भी एक्टिव है। तो एस्पेक्ट्स को और मजबूत समझना चाहिए। एस्पेक्ट्स तब और ताकतवर हो जाते हैं जब ग्रहों के बीच योग बनता है या दोष बनता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप एस्पेक्ट्स देखो तो इस बात को भी फैक्टर करना चाहिए। अब ट्रांजिट में ग्रहों के एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं। हालांकि जिन ग्रहों की ट्रांजिट धीमी होती है उनके एस्पेक्ट्स उन ग्रहों से ज्यादा देखे जाते हैं जो तेज चलने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे मंगल, शुक्र, बुध आमतौर पर उनकी किसी एक भाव पे ट्रांजिट लगभग 20-25 दिनों से 40-45 दिनों की होती है, शायद थोड़ी और लंबी अगर ग्रह रेट्रोग्रेड है या नहीं। फिर क्योंकि उनका एस्पेक्ट जब वो ट्रांजिट में होते हैं तो विपरीत भावों पे बहुत कम समय या बहुत थोड़े समय के लिए पड़ता है, वो एस्पेक्ट्स ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि गुरु, शनि, राहु और केतु के एस्पेक्ट्स अहम होते हैं क्योंकि ये धीमी चाल वाले ग्रह हैं और इनको एक भाव से गुजरने में बहुत टाइम लगता है। तो इनके विपरीत भावों पे एस्पेक्ट्स या इनके स्पेशल एस्पेक्ट्स ज्यादा ताकतवर होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं और उन्हें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो अगर शनि पहले भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो तीनों एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। क्योंकि शनि ट्रांजिट में है, ये धीमी चाल वाला ग्रह है
और तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए और गिना जाना चाहिए। तो ट्रांजिट करते ग्रह के एस्पेक्ट्स को दोनों तरह से देखना चाहिए, ट्रांजिट में कि वो और किन भावों पे एस्पेक्ट डाल रहा है, और साथ ही ट्रांजिट में कि वो नेटल चार्ट में किस पे एस्पेक्ट डाल रहा है। मिसाल के तौर पे शनि पहले भाव से ट्रांजिट कर रहा है और नेटल चार्ट में मंगल तीसरे भाव में है, तो वो एस्पेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि शनि अपने तीसरे एस्पेक्ट से नेटल चार्ट के मंगल पे एस्पेक्ट डाल रहा है। हालांकि ट्रांजिट में मंगल तीसरे भाव में मौजूद ना हो, लेकिन क्योंकि नेटल चार्ट में मंगल तीसरे भाव में है और ट्रांजिट में शनि पहले भाव से गुजर रहा है, तो वो एस्पेक्ट भी देखा जाता है, थोड़े कम दायरे में सही, लेकिन वो एस्पेक्ट भी देखा जाता है। उस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि सबसे अहम चीजों में से एक ये है, तभी जब ग्रह डिग्रियों में एक दूसरे के करीब हों। मिसाल के तौर पे शनि पहले भाव में 10 डिग्री पे है और अगर मंगल तीसरे भाव में 10 डिग्री पे है, तो शनि का मंगल पे बहुत ही ताकतवर एस्पेक्ट होता है क्योंकि दोनों की डिग्रियां एक दूसरे के करीब है। हालांकि अगर शनि और मंगल के बीच डिग्री का फर्क 5 डिग्री से ज्यादा है, या तो मंगल 5 डिग्री से कम है या मंगल 15 डिग्री से ज्यादा है जब शनि 10 डिग्री पे है, तो एस्पेक्ट का असर कम हो जाता है। और जब डिग्री का फर्क बढ़ता जाता है तो एस्पेक्ट भी कम होता जाता है। 10 डिग्री से ज्यादा का फर्क होने पे एस्पेक्ट्स बहुत ही कमजोर समझे जाते हैं, और अगर डिग्री का फर्क 15 डिग्री से ज्यादा है तो बहुत ही कमजोर और मुश्किल से कोई एस्पेक्ट मौजूद होता है। 20 डिग्री से ज्यादा तो इंसान को एस्पेक्ट्स बिल्कुल नहीं देखने चाहिए, चाहे ग्रह उन भावों में ही क्यों ना हो जहां एस्पेक्ट गिना जाना चाहिए। देखो, मिसाल के तौर पे शनि पहले भाव में मेष राशि में 1 डिग्री पे है, मंगल तीसरे भाव में मिथुन राशि में 25 डिग्री पे है। फिर भी क्योंकि डिग्री का फर्क बहुत बड़ा है, लगभग 24 डिग्री, तो शनि का मंगल पे एस्पेक्ट नहीं गिनना चाहिए। और ये एक अहम बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए जब आप एस्पेक्ट्स देखो। साथ ही जब आप केंद्र भावों से ग्रहों के एस्पेक्ट्स देखो, और अगर वो ताकतवर हैं और अगर वो मजबूत जगह पे रखे हैं, तो वो एस्पेक्ट्स बेहतर होते हैं। हालांकि जो ग्रह दुष्ट स्थानों, दुष्टानों में रखे हैं, उनके एस्पेक्ट्स चुनौतियां लाएंगे, वो मुश्किलें लाएंगे। मिसाल के तौर पे शनि 8वें भाव में है और दूसरे भाव पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो शनि की महादशा और अंतर्दशा के दौरान क्योंकि शनि का एस्पेक्ट भी एक्टिवेट होता है, तो दूसरे भाव के नतीजे भी एक्टिवेट होते हैं। शनि कहाँ रखा है? 8वें भाव में, जो रुकावटों, उथल पुथल और चुनौतियों का भाव है। तो शनि की महादशा और अंतर्दशा के दौरान क्योंकि शनि अपने 7वें एस्पेक्ट से दूसरे भाव पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो इंसान की कमाई, बचत और कमाने की क्षमता में मंदी आ सकती है। साथ ही अगर शनि जिस राशि पे एस्पेक्ट डाल रहा है वो मित्र राशि है, तो कम से कम इनकम और बचत में स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि अगर शनि अपने शत्रु राशि पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो जरूर और चुनौतियां आएंगी क्योंकि शनि का एस्पेक्ट एक्टिवेट है। तो मिसाल के तौर पे अगर शनि दूसरे भाव से भी एस्पेक्ट डाल रहा है, ये बात मीन लग्न वाले जातक के लिए है, तो भी आप पाओगे कि इनकम या बचत में एक मंदी आएगी क्योंकि शनि अपनी नीच राशि पे एस्पेक्ट डाल रहा है दूसरे भाव में। हालांकि वो खुद 8वें भाव में तुला राशि में रखा है, शनि 8वें भाव के बारे में अच्छे नतीजे देगा। तो रिसर्च के मामले में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में, ऑडिट्स के मामले में, टैक्सेशन के मामले में, वेल्थ मैनेजमेंट के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में, या उन सोर्सेस के मामले में जो वर्चुअल मनी है, शनि अच्छे नतीजे देगा। हालांकि क्योंकि शनि का 7वां एस्पेक्ट दूसरे भाव में मेष राशि पे है, तो इनकम और बचत के मामले में चुनौतियां आ सकती है, रुकावटें आ सकती है, दूसरे भाव के नतीजों में बाधाएं आ सकती है। तो एस्पेक्ट को ऐसे देखना चाहिए कि क्या एस्पेक्ट किसी केंद्र भाव से आ रहा है जहां ग्रह ताकतवर है, या वो किसी त्रिकोण भाव से आ रहा है जो भी एक गेम मेकिंग प्लेसमेंट है। लेकिन अगर ये किसी दुष्टान से है और ग्रह किसी दूसरे भाव पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो दुष्टान के नतीजे भी असर में आएंगे। और इसी तरह से एक होलिस्टिक लेवल पे इंसान को एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए,
ध्यान रखते हुए डिग्रियां क्या है कि वो अच्छी राशियों में रखे हैं या मित्र राशियों में या नहीं, कि वो मित्र राशियों पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं या नहीं, कि वो दुष्टानों में रखे हैं या नहीं, कि वो जिस ग्रह पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं उसके साथ उनका योग है या दोष, और नवांश चार्ट के योग या दोष का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों को देखो और होलिस्टिक तरीके से देखो कि एस्पेक्ट असर में है या नहीं। मात्र ये मत देखो कि शनि का तीसरा, सातवां या 10वां एस्पेक्ट है, बल्कि ये भी देखो कि डिग्री का फर्क बहुत है या नहीं। ये भी देखो कि शनि किसी ग्रह पे एस्पेक्ट डाल रहा है जिसके साथ वो दोष बना रहा है या कोई योग, और ये भी देखो कि वो ग्रह उसका मित्र है या शत्रु है। और इस तरह से आप उस खास ग्रह के एस्पेक्ट्स को इंटरप्रेट कर पाओगे। किसी और टाइम तक किसी और वीडियो के साथ आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।